प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जेवर में रखी एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला। देश का पहला एयरपोर्ट जो कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त होगा। मुख्यमंत्री ने किया जगदलपुर में चिराग परियोजना का शुभारंभ। बस्तर, सरगुजा समेत 14 जिलों को मिलेगा लाभ। अब तक देश में 119 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 59 लाख लोगों को लगे टीके। और 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव। भिलाई, चरौदा और रिसाली में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने की तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट राज्य में व्यापक निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इससे अनेक उद्यमों के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। बताया गया है कि हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया जा रहा है। यह हवाई अड्डा उत्तर भारत के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार होगा। इसमें रेलवे स्टेशन, बस सेवा और निजी पार्किंग सहित बहुमाध्यम परिवहन केंद्र की व्यवस्था भी होगी। साथ ही यह हवाई अड्डा व्यापक रूप से सड़क, रेल और मेट्रो मार्ग से जुड़ा होगा। जेवर एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त होगा। बताया गया है कि दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस एयरपोर्ट से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के यात्री लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को जगदलपुर में चिराग परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली लगभग 1,735 करोड़ रुपए की इस परियोजना को बस्तर के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि हर बड़ी योजना का शुभारंभ बस्तर में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर किया जाता है और इसी का परिणाम है कि ये सभी योजनाएं सफल भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू की जाएगी। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई रोशनी फैलाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शासकीय महिला पॉलिटेक्निक धर्मपुरा का नामकरण धर्मू महरा और बस्तर हाईस्कूल को जगदू महरा के नाम पर करने की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने जगतू महरा के नाम पर भव्य सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं तो बस्तर में आके माई दंतेश्वरी को प्रणाम करके यहाँ धरती, यहाँ की मिट्टी को माथे में लगाकर शुरुआत करते हैं। और मैंने देखा है जब भी बस्तर में आके कोई कार्यक्रम शुरुआत किए हैं वो बहुत ही सफल रहा है। आप कुपोषण के खिलाफ जब लड़ाई शुरू किए, बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं, उसे गर्म भोजन देने की शुरुआत दंतेवाड़ा से, फिर पूरे बस्तर में इसकी शुरुआत, और आज इस सुपोषण अभियान के कारण से बच्चों में, कुपोषित बच्चों में 32% की कमी आई।
बताया गया है कि इस परियोजना के लिए विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास के लिए स्थापित संस्था IFAD ने वित्तीय सहायता दी है। विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़ रुपए, IFAD द्वारा 486 करोड़ रुपए की सहायता इस परियोजना के लिए दी गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना की कुल राशि में 30% राशि 518 करोड़ 59 लाख रुपए अपने राजकीय कोष से उपलब्ध कराए हैं। चिराग परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 119 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 90 लाख 27 हजार से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं इस दौरान 9,119 नए मरीजों की पहचान भी की गई है, जबकि इस दौरान 10,264 मरीज स्वस्थ हुए। इस तरह अब तक 3 करोड़ 39 लाख 67 हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 98.33% हो गई है। बताया गया है कि वर्तमान में देश में कोरोना के 1,09,940 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 63 करोड़ 59 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 अरब 33 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 22 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर मात्र 0.08% ही रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विदेश के 21 जिलों में 24 घंटों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 310 रह गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1 करोड़ 59 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें दोनों डोज लगा चुके लोगों की संख्या 89 लाख 58 हजार से ज्यादा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही इन क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। दुर्ग जिले के भिलाई, चरौदा और रिसाली नगर निगमों और जामुल नगर पालिका में होने वाले चुनाव को लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने प्रशासनिक टीम के साथ चुनाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कलेक्टर ने अधिकारियों से आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय सीमा पर तय कर ली जाएं। कलेक्टर ने रिसाली में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, भिलाई में कल्याण कॉलेज, भिलाई 3 में स्वर्गीय खूबचंद बघेल महाविद्यालय और जामुल में हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। नगरीय निकायों में पूर्ण रूप से चुनाव होंगे और एक नगर पंचायत में कुछ वार्डों के लिए उपचुनाव भी होगा। लगभग 750 भी ज़्यादा मतदान केंद्र और लगभग 7 लाख मतदाता इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। इसके लिए तैयारी पूर्व से ही चल रही थी और अभी आयोग द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है उसके पश्चात अभी चुनाव की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसके तहत सभी कार्यालयों में जो जनप्रतिनिधि है उनके पोस्टर्स और उनके जो पत्थर है उसको हटाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा जो चुनाव के रूप में स्ट्रांग रूम, मतदान की प्रक्रिया, नामांकन जमा करने के स्थान उसको चिन्हांकित किया गया है। कलेक्टर और एसएसपी ने भिलाई, चरौदा, रिसाली और जामुल नगरीय निकाय के लिए बनाए जाने वाले नामांकन कक्ष, स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष की आवश्यक तैयारियां देखी। नगरीय निकायों में होने जा रहे चुनाव को देखते हुए निगम अमले ने शहर में लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर निकालना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो अंबिकापुर और जन शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज अंबिकापुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 100 करोड़ टीकाकरण उपलब्धि विषय पर विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कलेक्टर CS पैकरा, जिला परियोजना अधिकारी गिरीश गुप्ता, समाज सेविका वंदना दत्ता, JSS के निदेशक M सिद्दीकी, ब्यूरो प्रभारी
हिमांशु सोनी और काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि CS पैकरा ने कहा कि 100% टीकाकरण से ही हम भारत को कोरोना मुक्त बना सकते हैं। इस दौरान टीकाकरण जागरूकता विषय पर मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसी तरह भानु प्रतापपुर के सुदूर वनांचल क्षेत्र ग्राम हाटकर्रा में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों के अधिकार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी प्रतियोगिता, रंगोली, चित्रकला, फैंसी ड्रेस और प्रश्न मंच का आयोजन कर पुरस्कार बांटे गए। कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में सचिव जिला विधिक प्राधिकरण कांकेर से जज डायमंड गिलहरी ने कानूनी अधिकारों से बच्चों को अवगत कराया। इधर राजधानी रायपुर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुनील सोनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश भर में अमृत महोत्सव के माध्यम से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और बड़ों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। लोग अपेक्षा रखते हैं और सभी कर्मचारी मेहनत करके इस भूमिका में निर्वहन कर रहे हैं और 75 अमृत उस महोत्सव के 75 वर्ष में मैंने एक आग्रह किया है कि ऐसे कोई 75 काम आपके माध्यम से हो जो छत्तीसगढ़ आने वाले समय में नई पीढ़ी उसको याद रखे। सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बिलासपुर के बेहतराई खेल परिसर में आज से अंतर विश्वविद्यालयीन हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए न्यायधानी में इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि कोरोना काल के बाद खिलाड़ियों को नई दिशा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने खेल मैदान के खराब होने की जांच करने और केयर टेकर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। गैलरी और उसके लिए तो देखिए पिछले बार जो मांग आई थी उसके हिसाब से उसमें स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अब प्रक्रिया में थोड़ा समय जरूर लगेगा। जहां तक टर्फ की बात है मैं देखवा लूंगा उसको। सहायक संचालक प्रतिमा सागर ने कहा कि जब उन्हें ये टर्फ हैंडओवर किया गया था उसी समय से इसमें खराबी थी। इस संबंध में हमारे द्वारा शिकायत भी की जा चुकी है। ये थी कहीं पे ट्रैक जो है वो फटा हुआ था, लेकिन अभी और पानी नहीं डलने की वजह से हैंडओवर से पहले जो है पानी वगैरह नहीं डलता था, उसमें सूखा पड़ा रहता था। और जब हम लोगों ने हैंडओवर लिया तो सारी व्यवस्था पानी वगैरह की सभी की व्यवस्था कब लिया आपने? हैंडओवर 2019 में लिया था। उद्घाटन समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री के अलावा संसदीय सचिव और पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु वासवानी के बारे में। शिक्षाविद साधु वासवानी को याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1879 को हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के शुरुआती समर्थक वासवानी ने कई प्रतिष्ठित कॉलेजों के प्रिंसिपल के रूप में काम किया और बाद में मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा को फिर से परिभाषित किया। वो एक विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा सिंधी में कई किताबें लिखी। साधु वासवानी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध क्षेत्र में थानवर दास लीलाराम वासवानी के घर में हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वासवानी ने अपनी मां से भगवान और मनुष्य की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की अनुमति मांगी, लेकिन वो नहीं मानी तो वासवानी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में इतिहास और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। कलकत्ता में वासवानी को अपने गुरु श्री प्रमोथोलाल सेन मिले। जुलाई 1910 में वासवानी अपने गुरु के साथ विश्व धर्म कांग्रेस में भाग लेने के लिए बर्लिन गए। सम्मेलन में वासवानी ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया और शांति का संदेश दिया। वासवानी उस समय के थे जब औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के संघर्ष के रूप में देशभक्ति अपने चरम पर थी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी के
करीबी सहयोगी के रूप में काम करते थे। उन्होंने देश के युवाओं को मातृभूमि की सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित करने वाली कई पुस्तकें लिखी। इनमें शामिल हैं बिल्डर्स ऑफ टुमारो, माई मदरलैंड और इंडिया अराइजन। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को औपनिवेशिक शासक को सत्ता से बेदखल करने के अलावा अन्य रूप में भी देखा। उनके लिए इसमें भारत का आध्यात्मिक उत्थान भी शामिल था, ताकि जनता को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त किया जा सके और प्रत्येक मानव गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। साधु वासवानी अपने समय से बहुत आगे थे। जब देश ब्रिटिश राज से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और महिलाएं घर तक ही सीमित थीं, तब उन्होंने महिलाओं के उत्थान और चरित्र निर्माण में योगदान करने वाली एक आदर्श और विश्व स्तरीय शिक्षा की बात की। 1933 में मीरा स्कूल फॉर गर्ल्स का उद्घाटन हुआ और इस स्कूल ने मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन की आधारशिला रखी। साधु वासवानी 16 जनवरी 1966 को 86 वर्ष की आयु में दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन पर विश्व भर में शोक की लहर छा गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।